धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी कुछ खास खबरों की, क्योंकि उन सब पर चर्चा करने के लिए रोजाना हमारे साथ जुड़ते हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर है। जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ समारोह करने के बाद, मंत्रिमंडल विस्तार करने के बाद, उड़ीसा में और क्या नाम है, आंध्रा में मुख्यमंत्री बनवाने के बाद रवाना हो गए हैं इटली के लिए। लेकिन उनके जाने से पहले इटली में बड़ा बवाल हो गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ दी गई है। हरदीप सिंह निज्जर के पक्ष में बताया जा रहा है कि नारे लगाए गए और खबर यह भी चल रही है कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से आमना सामना होगा मोदी का। क्या जानकारी है? जहां तक गांधी की प्रतिमा तोड़ने की बात है, यह कोई प्रशंसनीय काम नहीं है। और यदि खालिस्तानी सोचते हैं कि ऐसा करके पिछले साल कनाडा में भी उन्होंने किया था, और यहाँ पे अभी प्रतिमा का उद्घाटन हुआ था, मतलब बनाया गया था, उद्घाटन तो नरेंद्र मोदी ही जाके करते, या जो भी करते माला चढ़ाते। उसके पहले इन्होंने उसके ऊपर कालिख पोत दी, कुछ तोड़ फोड़ किया और नीचे में लिख दिया हरदीप सिंह निज्जर, यानी उसकी हत्या जो की गई है, उनको जो मरवाया गया है, जिसने भी मारा हो, उसके खिलाफ एक प्रतीकात्मक प्रतिरोध। इससे मुझे नहीं लगता कि इनकी स्थिति मजबूत होती है। इनकी लड़ाई जो है अपने अलग तरीके से होना चाहिए। इनका लड़ाई जो है सो सही नहीं होता है। यदि यह पंजाब को एक ऑटोनमस बॉडी बनाना चाहते हैं, स्वतंत्र देश बनाने का धर्म के आधार पर कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वहां पे सिख ही केवल नहीं है, दूसरे धर्म के दूसरे समुदाय के लोग भी भारी मात्रा में हैं। और इसी चक्कर में इन्होंने पाश की भी हत्या कर दी थी, जो एक क्रांतिकारी कवि थे, जो बहुत बड़े समर्थक थे हमारे शहीद भगत सिंह के। तो यह सब गलत चीज है। और जहां तक सोशल मीडिया में है, मिडिल क्लास है, वह इससे बड़ा ही उत्तेजित है। जो पक्ष में है, विपक्ष में है, दोनों बोल रहे हैं। यह सब हंगामा चलते रहेगा। इसका खास मायने जनता के स्तर तक कुछ नहीं आने वाला है। जी, ट्रूडो से आमना सामना होना है मोदी का, एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये, अभी तक ऐसी खबरें हम देखते थे कि अमेरिका में हो गई, ब्रिटेन में हो गई, कनाडा में हो गई, ऑस्ट्रेलिया में हो गई, अब इटली में भी हो रही हैं। ये लोग बहुत बड़े कलाकार हैं। आज के राजनीतिज्ञ भले ही पढ़े लिखे ना हो, शिक्षित ना हो, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बात नहीं कर सकते हो, इनके जो भी कार्यक्रम बनते हैं या ये जो भाषण देते हैं, लिखने वाले, बनाने वाले, इनके सेक्रेटरी, IAS और दूसरे इस तरह के लोग होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं। लेकिन यह लोग बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट हैं। ये मुस्कुराएंगे, आपस में एक दूसरे से सब बात करेंगे। जब MBS से, यानी सऊदी अरबिया के प्रिंस से, जब अमेरिकी राष्ट्रपति बड़े खुश होकर गले मिल सकते हैं, तो ये लोग तो उससे बहुत निचले ओहदे पे हैं। कोई खास मायने नहीं रखता है और कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि धंधा सबसे बड़ी चीज है। अगली खबर है कुवैत से। यहाँ एक शहर में एक बिल्डिंग में आग लग गई, 49 लोग मरे हैं, 41 मरने वाले भारतीय हैं। अब उसके बाद वहां पर MOS को भेजा गया है, हर्षवर्धन सिंह को, कीर्तिया वर्धन सिंह को। लेकिन सवाल पैदा होता है कि लोग जाते ही क्यों हैं वहां पे? उससे भी बड़ा सवाल जो मैं कहना चाहता हूं, जाते तो इसलिए हैं, जो आपने सवाल पूछा कि मजबूरी है और वहाँ कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं, और इसलिए जिस भी हालात में रहते हैं उसमें जाने की कोशिश करते हैं। केवल यहीं पर नहीं, मतलब केवल मिडिल ईस्ट में नहीं, दुनिया के अन्य जगहों में जाते हैं और वहाँ के सरकार का गुण गाते हैं, ड्यूअल सिटीजनशिप पाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा तो खैर बहुत महत्वपूर्ण और ड्रीम डेस्टिनेशन है इनका। जहाँ तक इसकी बात है, इस घटना की बात है जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा, वह है, यह एक भयानक त्रासदी है और शोषणकारी नरक का एक छोटा सा हमें सामना करना पड़ा, जिसमें 41 भारतीय मारे गए। और यह पूंजीवादी मशीन का भयावह सच है और इसके अलावा कुछ नहीं है। भारत से दूसरे लोग में जाते हैं, किस हालात में रहते हैं, इसके बारे में चर्चा करने की ये लोग इसको तोपने की कोशिश कर रहे हैं। कुवैत और भारतीय शासक आपस मिलकर, नहीं, छोटी सी बात है, कोई खास बात नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपया दे देते हैं मुआवजा के रूप में। मेरा प्रश्न होगा इन लोगों से, बड़े पूंजीपतियों से, और इनके जो राजनीतिक सलाहकार चमचे हैं या बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं, वो फॉरेन मिनिस्ट्री के हों या यहाँ के डिफेंस के हों या जितने भी लोग हैं,
क्या वो अपने बच्चे को यहां भेजना चाहेंगे? 2 लाख नहीं, मैं उनको 20 लाख देने की बात करता हूं, उनके लिए बच्चे मारे जाते हैं तो, या काम करने, या उसका 100 गुना 200 लाख देता हूं, कितने लोग जाने को तैयार होंगे, उस हालत में रहने को तैयार होंगे? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या करें, जैसे हमारे हैं नहीं कि बिहार के लोग आए दिल्ली में एक ही कमरे में 5-5, 7-7, 10-10 रह रहे हैं, कोई बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा है, कुछ और काम कर रहा है, कोई उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है कि आखिर बिहार में ही रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है। खैर, अगला अपडेट जो हमारे पास जुड़ा हुआ है वो है रूस और यूक्रेन से। यहाँ जंग में 2 भारतीय मारे गए हैं, एक का नाम तेजपाल बताया जा रहा है। परिवार के लोगों को कई दिन बाद जानकारी हुई है, अभी तक लाश तक नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है सेना के लिए लड़ रहे थे। जहां तक इन 2 भारतीयों की बात है और तेजपाल की आपने बात की, 2 मार्च को कहते हैं, 3 मार्च को इनकी अपने घर वालों से बात हुई थी, लेकिन सूचना के अनुसार 12 मार्च को इनकी मौत होती है और 9 मई को खबर मिलता है। और ये दोनों वहां रिक्रूट किए गए थे रूसी सेना को मदद देने के लिए, यानी सप्लाई लाइन का हो, या हो सकता है कम्युनिकेशन में हो, या हो सकता है खाना बनाने में हो, नहीं पता। लेकिन अब तो जहां तक यूक्रेनियन आर्मी की बात है, वो तो 200-300 किलोमीटर दूर तक मार करती है, उससे भी ज्यादा दूर तक उनके यूएवीज यानी ड्रोन पहुंचते हैं। ऐसी हालत में इन लोगों का मारा जाना बहुत अस्वाभाविक नहीं है। सवाल वही होता है जो आपने कुवैत की बात से की थी, लेकिन जाए तो कहां जाए? हमारे यहाँ भी देखे, जो मैंने वीडियो बनाया था आपने देखा होगा, जहां हमारे यहाँ लोग नरेला में भी 4 मजदूर मारे गए आग लगने से, अलीपुरद्वार में मारे गए, मुंडका में मारे गए, और घोषणा की कि इन लोगों को 2-2 लाख रुपया इनके परिवार को मिलेगा, और बात को खत्म करो, मिट्टी डालो और खत्म करो। यही हालत इनके साथ भी होने वाला है। कहने के लिए भारतीय दूतावास के कर रहे हैं, रूस से पता कर रहे हैं, भाई बताइए क्या हुआ। इसमें बताने को क्या है? ये लोग जा ही रहे हैं मौत के मुंह में, कुछ बच के आ जाए तो अच्छी बात है, बाकी लोग मारे जा रहे हैं, चाहे युद्ध के लिए जाए, चाहे काम करने के लिए जाए। वैसे बाय द वे ये लोग कहते हैं कि लोग टूरिस्ट वीजा पे गए थे। जी, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या सरकार को आंकड़ा नहीं जारी करना चाहिए? अगर टूरिस्ट वीजा लेके भी कुछ लोग अगर यूक्रेन और रूस पहुंचे हैं तो उनके बारे में सरकार अपनी डंका बजा रही कि हमारी विदेश नीति अभी तक भारत के सबसे बेहतर रही है, पूरी दुनिया में हमारा नाम हो रहा है। पहले कोई जानता भी नहीं था कि भारत किस चिड़िया का नाम है, अब दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है, भारत की तरफ नजर उठा के देखता है कि विश्व में शांति हो, विश्व में सब लोगों को रोजगार मिले, विश्व जो है सो प्रगति करे, विश्व जो है सो क्लाइमेट इमरजेंसी से गुजर रहा है उससे मुक्ति पाए। उसमें कैसे डेटा दिखाएंगे कि भाई हमारी तौहीन हो रही है? बिल्कुल सही बात। अगली खबर है क्यूबा के जल क्षेत्र से जुड़ी हुई। रूस का युद्धपोत यहाँ पे क्या नजर आ गया कि अमेरिका के एनएस से जैक सुलिवन का बीपी बढ़ गया। क्यों हुआ ऐसा? सबसे पहली बात है कि ऐसा लग रहा है कि जब से पुतिन इस बार नए राष्ट्रपति बने हैं रूस के, उन्होंने कई जगहों का दौरा किया जिसमें चीन, नॉर्थ कोरिया महत्वपूर्ण है। उन लोगों की बातें अपने पड़ोसी मुल्क जिनके साथ बहुत अच्छा संबंध है उनका, यानी बेलारूस के साथ, इन सबों के साथ किया। और अंदरूनी तौर पे भी डिप्लोमेटिक रिलेशन का बड़ा जबरदस्त दौर चल रहा है हर जगह, जिसमें ये लोग पैलेस्टीन लैंड को भी मदद कर रहे हैं, जिसमें ईरान भी इनके साथ है। नंबर 2, अमेरिका जो है वह गुप्त रूप से, कहीं के खुलेआम रूप से भी, वह परमाणु बम रूस के इर्द गिर्द जो नेटो देश है वहां पे लगा रहा है। अपनी देख में लगा रहा है, उन्हीं के कंट्रोल में होगा, लेकिन वो लगा रहा है। यानी वो अपने 2nd, 3rd कैपेबिलिटी मारक है, यानी सडनली लड़ाई होता है, अमेरिका अपने क्षेत्र से नहीं मार सकता तो इन जगहों से इन पे मारेगा। स्पेस से यदि नहीं है तो फिर न्यूक्लियर सबमेरिन से उनके थ्रू मार करेगा। अब रशिया ने दिखाना है कि भाई जो तुम कर रहे थे, अब हम पुराने समय वाले नहीं रहे, हम भी तुम्हें ऐसा उसका नजारा दिखाएंगे। इन्होंने एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन 1 या 2 बेलारूस में खड़ा कर दिया, अब क्यूबा पहुंच गए, कहते हैं कि क्यूबा पर हंगामा मचा रहे हैं और हम बेलारूस से पहुंचेंगे। हमारे सीमा के अगेंस्ट में जो तुम कर रहे हो, हर इर्द गिर्द तुम्हारे हवाई जहाज और जहाज घूम रहे हैं, ड्रोन्स घूम रहे हैं, ब्लैक सी को तुमने मजाक बना दिया है, हम भी तुम्हारे यहां से गुजरेंगे 50-100 किलोमीटर यानी 12 नॉटिकल माइल से दूर, यानी 25 किलोमीटर दूर घूमेंगे। और इसके मजबूरी में इन लोगों को जबरदस्ती बहुत सारे टोही विमान लगाने पड़े हैं ढूंढने के लिए कहां पे, स्पेशली सबमरीन, जो कि जिक्रोन मिसाइल लेके जा रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। हालांकि उसमें मैं निश्चित हूं कि अभी ऐसे छोटी घटना में ये लोग न्यूक्लियर म्यूनिशंस यानी उसमें वो चीज नहीं लगाए होंगे, फिर भी इनकी कैपेबिलिटी है। और यदि एक्सरसाइज करते हैं, जगहों को जा रहे हैं,
तो निकट फ्यूचर में जब जरूरत होगा तो वास्तव में ये लोग न्यूक्लियर वेपन्स के साथ जाएंगे, और अमेरिका के लिए बहुत ही एक खतरनाक भविष्य को दर्शाता है। जी, क्यूबा पर सवाल उठा, लेकिन पुतिन ने कह दिया हम तो वेनेजुएला तक जाएंगे। जी हाँ, वेनेजुएला पक्का जाएंगे, वो जाएंगे ही नहीं, पक्का जाएंगे, वहां भी करेंगे, और दिखाने की कोशिश होगी कि वेनेजुएला में तुम घुसपैठ करने की यदि कोशिश करते हो जैसे तुम बाकी एक दो जगहों में और पहले जो तुम करते आ रहे हो, वह समय नहीं रहा, तुम्हारी दादागिरी घट रही है, और तुम हमारे यहाँ घुस के ईस्टर्न यूरोप के माध्यम से रूस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नेटो की संख्या 20 से लेकर 32 तक पहुंच चुके हो। हम भी साउथ अमेरिका में यानी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में हमारे जहां पहुंच है, अफ्रीका के साथ साथ हम पहुंचेंगे। जी, चलिए देखते हैं किसको क्या मिलता है। लेकिन अमेरिका पाबंदियां लगाने से पीछे नहीं हट रहा है। रूस को सामान बेचने वाली कई और कंपनियों पर पाबंदी लगा दी गई है। हाँ, लगाई गई है, वैसे अपने ही है कंपनियों को लगाई है जिनके माध्यम से वैसे सामान बेचे जा रहे हैं, जैसे चीन के यहाँ से, जिससे रूस को केवल सामान ही नहीं, कुछ हेल्प करने वाले जैसे सॉफ्टवेयर, आईटी सर्विसेज, सेमीकंडक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बैंकिंग सिस्टम से पता नहीं किस तरह से अमेरिकी बैंक उसको चुपचाप मदद कर रहे हैं, रशियन बैंक को मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद अपने डॉलर को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, उस सब पर पाबंदी लगाई गई। मजबूरी है अमेरिका की, कुछ बचा ही नहीं उनके पास। रशिया उसके बॉर्डर पे पहुंच रहा है, उसके अंदर भी पहुंच रहा है। जी, रूस और अमेरिका के बीच जहां तनातनी चल रही है, वहीं इनके बीच जो एक विवाद की बड़ी वजह बन चुका है यूक्रेन, उसके राष्ट्रपति दुनिया घूम रहे हैं और बता रहे हैं कि पहले से घोषित किसी प्रोग्राम के बिना ही वो सऊदी अरब पहुंच गए, एमबीएस से मिल रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं सर? अनाउंसमेंट तो नहीं किया है, इसलिए सडन ट्रिप हम लोगों के लिए है कि अचानक पहुंच गए हैं। वैसे वो पिछले वर्ष ही पहुंचे थे, मई 2023 में, जब तकरीबन 40 देशों का वहां सम्मेलन हुआ था, और उसमें कोशिश की गई थी कि कोई फॉर्मूला निकाला जाए ताकि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध बंद हो। अब पहुंचे हुए हैं, अकेले चुपचाप पहुंचे हुए, हालांकि और भी देशों के प्रतिनिधि शायद वहां पे हों, जैसे आसपास के इर्द गिर्द के लोग हों, लेकिन इसके पहले भी कोशिश जो इनकी है, जो गए थे अभी कुछ समय पहले, इसके मैंने बात की थी, सिंगापुर, फिलीपींस, कतर में भी गए थे, और इनकी कोशिश यही है कि किस तरह से इन देशों से अपने पक्ष में समर्थन लिया जाए। अमेरिका ने क्या कहा, कैसे कहा, अमेरिका की जो रणनीति बनती है यूक्रेन के खिलाफ, साथ साथ इनके जाने से इनके और भी जो लोग जा रहे हैं वो जरूर मिडिल ईस्ट के बारे में यानी पैलेस्टीन और इजराइल वॉर पे भी लड़ाई करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। और अगला जो स्विट्जरलैंड में जो आने जा रहा है, कोशिश थी कि 170 देशों के प्रतिनिधि को बुलाए, अब केवल 90 देश के प्रतिनिधि आ रहे हैं, और उनको कहना चाह रहे हो कि भाई तुम भी जरूर आओ और हमारे पक्ष में दो। हालांकि उसका कुछ निकलने वाला नहीं है, लेकिन एक तरह से ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, या तो पूर्णतः प्रो अमेरिकन बने, नहीं है तो आप कहीं न्यूट्रल रहे लेकिन प्रो रशियन ना बने, जो कि रशिया की तरफ से कोशिश वही हो रही है कि प्रो रशियन बने, यानी एंटी अमेरिकन इंपेरियलिस्ट बने। ये सब की कोशिश जारी है। जी, बॉर्डर पर, सीमा पर होने वाली घुसपैठ को लेकर बाइडेन के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? कोई केस दर्ज किया गया है? ये मजेदार बात यह है कि जो काम ट्रंप कर रहे थे, ट्रंप का कहना था कि हम बॉर्डर्स, जी, मेक्सिको सदर्न बॉर्डर से जो आ रहे थे, तकरीबन 4 से 5 हजार लोग हर रोज आ रहे थे, वहां पे हम बाड़ा लगाएंगे, तार लगाएंगे। बाइडेन के आने के बाद भी वहां के जो सटे हुए टेक्सास जो गवर्नमेंट है वो भी कोशिश कर रहा था, लग रहा था कि लड़ाई हो जाएगा दोनों के बीच में, खैर वैसा नहीं हुआ। अभी इन्होंने कानून बनाया है कि अभी 3 से 4 हजार लोग हर रोज आ रहे हैं, हमारे लिए खतरे की घंटी है, जब तक ये घट के 2-2.5 हजार ना आ जाएंगे तब तक उनको रोका जाए। और इसके खिलाफ लोग वहां के जो प्रो रिफ्यूजीज, प्रो माइग्रेंट्स एसोसिएशन बनाया हुआ है वहां का, ये लोग वहां पे, इन लोगों ने बाइडेन के खिलाफ एक केस ठोका हुआ है, जिसमें अमेरिकन सिविल लिबरेशन यूनियन भी है, यानी ACLU वहां का प्रमुख यूनियन है, प्रो लिबर्टी एंड प्रो वो सब बनता है। हमारे देश में भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस है। ये है, हालांकि कुछ खास होने वाला नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज यही है कि बाइडेन भी वही कर रहे हैं चुनाव के चक्कर में, अमेरिका को खुश करने के चक्कर में जो ट्रंप कर रहे हैं। इजराइल के मामले तो दोनों साथ साथ ही हैं, यूक्रेन पर भी कोई खास मतभेद नहीं है। जी, चीन क्या चाकूबाज बन गया है या अमेरिका के लोगों को खास निशाना बनाया गया है? 4 अमेरिकी घायल किए गए चाकू मारकर। जी हाँ, ये सडन हुआ। ये चाकूबाजी की घटना पूरे विश्व में फैल रही, चीन में भी हुआ है,
और यह जो था अधेड़ उम्र का आदमी, तकरीबन 55 वर्ष का, ये जा रहा था और विदेशी इनको नजर आए, कुछ अल्टरकेशन यानी कुछ विवाद हुआ, गुस्सा है, चाकू मारा, एक को इसने मारी, बाकी बचाने आए तो 3 को और मारा। जो इन अमेरिकन के साथ उनका जो चीनी प्रतिनिधि था, दिखाने वाला था या ट्रांसलेटर था, उसको वो भी घायल हुआ है, कोई खास नहीं हुआ है। चीनी सरकार का कहना है कि इससे अमेरिका और चीन के संबंध पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ना ही कोई जो व्यापार मसला उस पर असर पड़ेगा। यह एक संयोगवश है, कोई प्लान चीज नहीं था। नहीं, मैं इसको दूसरे तरीके से आपके जरिए समझना चाहता हूं। अमेरिका रोजाना चाइना पे भी पाबंदियां लगा रहा है, उसको कारोबार नहीं कर देने दे रहा है, उसकी राह में रोड़े डाल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है चीनी लोगों में अमेरिका के प्रति गुस्सा पनप रहा है, मिल गया अमेरिकी, घोंप दिया चाकू? गुस्सा तो बढ़ रहा है, ये चीज हो रहा है। मुझे याद है आज से 2-3 वर्ष पहले जब ये महा बीमारी जब चल रहा था, उस समय की बात है। हालांकि चीन से ही कहते हैं कोविड-19 फैला था, लेकिन जो भी हो, उस समय के आसपास में चूंकि एक अमेरिकी कंपनी जो वहां खिलौने बना रही थी, चीन में कई कंपनियां थी, बड़ी भारी मात्रा में हजारों चीनी वर्कर्स थे। और कारण ये था कि चीनी वर्कर्स बड़े सस्ते हैं अमेरिका बनाने में। वह टॉय मान लीजिए कि वह यदि $10 बनता तो यहाँ केवल $4 बन जाता है, $5 बन जाता है, और वहां से ढो के लाने में बाजार तक में भी 6 तक पड़ता है, इसलिए बड़ा सस्ता पड़ता था। और अचानक जब मंदी आया उस दौरान, तो इन लोगों ने बंद कर दिया और चीनी वर्कर्स ने मिलकर अमेरिकी को मारा, आग लगा दी, वहां पर बड़ा हंगामा हुआ था और चीनी सिपाहियों को जबरदस्ती क्रश करना पड़ा। तो यह तो गुस्सा अमेरिकी और चीनी दोनों के प्रति है, वैसे व्यवस्था के खिलाफ जहां इनकी रोजगार खत्म होती जा रही है, खरीदने की क्षमता। अर्जेंटीना में जो सरकार बनी थी, जो बड़ा अपने आप को इजराइल का सपोर्टर दिखा रही थी, अमेरिका का पिछलग्गू दिखा रही थी, अब वहां उसके खिलाफ प्रदर्शन क्यों होने लगे हैं? ये सुधारवादी नीतियां जो करते हैं, भारत में भी 1990 से शुरू हुआ था, मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे, जब प्रधानमंत्री बने, बीच में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी आए, फिर कोई और आया, फिर कोई और आया, फिर आप चल रहा है, मैं नाम में जानबूझकर हटा रहा हूं। ये कहते हैं हम सुधार कर रहे हैं। ये सुधार शब्द गलत है, इनको सीधे के सीधे कहना चाहिए कि जनता को लूटने की प्रक्रिया को हम तेज कर रहे हैं। वो हम कहें तो हमारे लिए स्पष्ट होता है। और ये जो अर्जेंटीना के नए जो राष्ट्रपति बनते हैं, हावियर मिली, इसी आधार पे आए थे कि चूंकि जो हमारे यहाँ मंदी चल रही है, पूरे रोजगार नहीं मिले। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ प्रो पीपुल बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसके कारण हमारा मंदी में चल रहा है, सरकार का, गवर्नमेंट का जीडीपी नहीं बढ़ रहा या स्टेट का जीडीपी नहीं बढ़ रहा है। और इसके कारण हम करेंगे सुधार में क्या करेंगे, तो जितने भी प्राइवेट कंपनीज उसका निजीकरण करेंगे, जो ऐसा इन्होंने कहा। अब यहाँ पे तो भारत में सीधे सीधे कर हम करेंगे, हमारी मर्जी है, चूंकि हम सत्ता में है। हम जो तुम्हें मुफ्त में या सस्ते दरों पे हम बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा दे रहे थे, हम नहीं देंगे। ये सब चीजें कर रहे हैं और इससे जनता वहां की बड़ी जबरदस्त चल रही है। राष्ट्रपति कहने के बाद जब सीनेट में लाया गया, 36 वोट पड़े, यानी बहुमत में नहीं थे। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट इन्हीं का बंदा है, उसने इस 36 वाले जो फॉर था उसमें करके उसको 37 की कर दिया। इसलिए जनता बड़ी नाराज है, हजारों की संख्या में फिर से विवाद खड़ा हो गया है और जनता सड़क पे है। मैं एक लाइन अंत में ये ऐड करना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने जो जनता को मदद करती थी, क्यों नहीं उसने पूंजीवादी व्यवस्था को, स्ट्रक्चर को खत्म किया? वो रहेगा तो फिर से सत्ता बदलेगी, वो चीज होएगा, वो होना है, लाजमी है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होने वाला है, असल में व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। फ्रांस की ओर चलते हैं, जहां आजकल दक्षिणपंथियों के जीत जाने के बाद बड़े हौसले बुलंद हैं रूढ़िवादियों के। कल हमने आपके सामने खबर रखी थी कि वापस में मिल रहे हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि अपने नेता को ही हटा दिया है रूढ़िवादियों ने। ये रिपब्लिकन पार्टी जब मैक्रोन ने अचानक घोषणा कर दी कि चुनाव होगा पार्लियामेंट के लिए, और उनको उम्मीद थी कि ये लोग रिपब्लिकन लोगों के साथ मिलकर जो अति ध्रुव दक्षिणपंथी हैं उनका विरोध करेंगे, उन्हें हराएंगे, ली पेन को हराएंगे। और इस बीच में इनके नेता ये रिपब्लिकन के दूसरे ध्रुव पर जितने भी एक्सट्रीम राइटिस्ट मिल चुके हैं, इसकी बातचीत हम लोगों ने कल की थी। अब यह जो है, जो तथाकथित रूप से सेंट्रिस्ट हैं, ये मतलब नंबर 2 पे है इस देश में। इनका कहना है कि हम भी क्यों अलग रहे, हम भी जुट के और हटा के हम भी क्यों नहीं सत्ता का मजा लें। और इसलिए इनके पार्टी ने चूंकि अचानक इस तरह से किया, बिना पार्टी को बताए हुए, इनको कहते हैं कि हमने निकाल दिया, हम जनता के पास जाएंगे। हालांकि इनका कहना है, क्वाइटी या कुछ इस तरह का नाम है इनका कहना है कि नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानते। क्वाइटी नहीं, माफ कीजिएगा, सीओटी।
कि हम नहीं है, हम इसके अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, हम नहीं मानते कि हम हटा के हम तुम लोग हटाएंगे और हम ध्रुव जो एक्सट्रीम राइटिस्ट उनके साथ समझौता करेंगे। अब हंगामा सा हो गया वहां फ्रांस में। देखने की ये बात है कि लेफ्टिस्ट किस तरह से अपने पक्ष में जनता को समझाने में और एक अगुआ दस्ता बनाने में मजदूरों के बीच में कायम होते हैं। जी, लेकिन इसका असर तो बता रहे जर्मनी में भी दिख रहा है। पश्चिमी जर्मनी अलग हो जाएगा, पूर्वी जर्मनी अलग हो जाएगा, ये सब क्या चल रहा है? अलग तो होने की संभावना नहीं है, लेकिन जो ईस्ट जर्मनी में भी छोटा वहां के स्टेट में प्रोविंस चुनाव होने वाला है, वहां के नेता ने कहा है कि जब ईस्ट जर्मनी ने ज्वाइन किया था पश्चिमी जर्मनी को 1990 में, यूएसएसआर के टूटने के जस्ट पहले जो हुआ था, बड़ी जश्न मनाई गई थी दुनिया में और जर्मनी में तो मनाया गया था, इस आधार पर था कि हम एक फ्री सोसाइटी चाहिए, ऐसा चाहिए जो लिबरल हो, ना एक्सट्रीम राइट हो ना एक्सट्रीम लेफ्ट हो। लेकिन आज जो हो रहा है वो तो गलत है। तो इसलिए क्या यह फिर से विभाजन नहीं होगा? जनता का जो एक कोहेशन था वो टूट रहा है। इस जर्मनी वेस्ट जर्मनी की बात को नहीं मानना नहीं तैयार है। लेकिन यह नेता यह नहीं समझ रहे हैं कि यदि आप बीच में रहेंगे और जैसे जैसे क्राइसिस बढ़ता है, बेरोजगारी का और दूसरे समस्याओं का, जब गरीबी बढ़ता है जनता के बीच में पूंजीवाद के कारण, तो यह जो मोटा जो आधार था वो धीमे धीमे पतला होता है। जनता को गिरना ही है दोनों में से एक तरफ में, और जो नजर आ रहा है पूरे फ्रांस, जर्मनी, पूरे यूरोप में और पूरे भारत में। जी, लेकिन जो पूंजीवादी हैं वो तो मजा ले रहे हैं, नई नई लड़कियों के साथ यौन संबंध बना रहे हैं, बच्चे तक पैदा करने की खबरें आ रही हैं, एलन मस्क का नाम खूब उछल रहा है। ये लोग घृणित लोग हैं। ये केवल पूंजीपति ही नहीं, उनके जो चमचे, बड़े बड़े जो पुलिस वाले, न्यायालय वाले, जो धार्मिक नेता है, उनकी भी बात हमेशा भंडा खुलते रहता है। ये लोग किस तरह कहते हैं पैसा कमाना लक्ष्य तो है, ये लोग साथ उसका एंटरटेनमेंट क्या करें, अगली पीढ़ी आएगी क्या होगा क्या नहीं। इनके वैसे भाई देवे 10 बच्चे हैं, उनका कहना है कि और भी बच्चे पैदा करना है ताकि हम ऐसे जमात को पैदा कर सके, ऐसे लोगों को पैदा कर सके जो ज्यादा पढ़े लिखे हो, समझदार हो और जिनका आईक्यू बड़ा हो। हालांकि ये किस तरह के पैदा कर रहे हैं हमें मालूम है, ये लोग बड़े ही ढोंगी और परजीवी लोग हैं। और इसीलिए इन्होंने अपने 1 या 2 कर्मचारियों को, जो लड़कियां हैं, पता नहीं देखने में कैसी हैं क्या है, उनको बुलाया, फंसाया, कहा कि भाई तुम रहो और हमारे साथ इनके बच्चे भी पैदा करो, जो कि उनको इतना अधिकार मिलेगा, ये वो सब मिलेगा। धमकियां भी करके वगैरह वगैरह कर रहे हैं। ये लोगों का घृणित जो चाल चलन है, जो इनका आचार विचार है, कल्चर है, स्पिरिचुअलिज्म है, वह कहीं से भी आम जनता के लिए सहज चीज नहीं है। जी, लेकिन पैसे के दम पर शोषण तो हर तरफ से कर ही रहे हैं। गाजा से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं और पहला जो अपडेट है वो है कि इजराइल और हमास दोनों ने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है, जल्द ही यूएन से जुड़े हुए देशों के सामने रख दी जाएगी। हमास ने कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर नहीं दी है। हाँ, इजराइल ने कहा है कि हम पर गलत आरोप है, जैसे हमेशा कहता वैसे कहता है, और कहता है कि यूएनओ को अब किसी काम का नहीं रह गया वगैरह वगैरह, उस पर धमकी भी देने की कोशिश है। जहां तक हमास को आतंकी घोषित करने की कोशिश है, जहां बीच बीच का रास्ता ये लोग ढूंढते हैं, 2 मानवाधिकार संगठन ने मिलकर जो अपना खोज किया, अभी तक आया नहीं है, उस रिपोर्ट के यूएनओ के पटल पे लाएंगे, करेंगे। वह दिखाते हैं कि इस 3 से 4 दिनों में कई तरह की और भी चीज हुई। यदि हम जाएं हिस्ट्री में, पूरे अमेरिका और इजराइल में जहां जहां किया है, ये कहते हैं कोलैटरल डैमेज। एक्चुअली हम मारने तो गए थे आतंकियों को या विरोधियों को या एनिमी को, ये साथ साथ थे, वो गलती से मारे गए। यहाँ पे क्या हमास से कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ? जहां तक रेप की बात करते, एक भी नहीं सामने आया, एक भी सिद्ध नहीं आया। हमास के सैनिकों या लड़ाकों ने एक भी इस तरह घटनाएं नहीं की है। मैं इससे संतुष्ट हूं। जहां तक जो पकड़ के ले गए हैं, युद्धबंदी बनाया है, वह उनका टैक्टिकल रीजन था, जिसमें केवल सैनिकों नहीं बल्कि दूसरे लोग जो सेटलर थे उनको भी लेकर गए हैं और उनको तकरीबन अच्छे से रखा हुआ है। जिस तरह से पैलेस्टीनियन प्रिजनर के साथ जो व्यवहार हो रहा है, उससे 10 गुना नहीं 100 गुना ज्यादा बेहतर रखा हुआ है। पैलेस्टीन को वहां पर जाया, जिसे इजराइल ने उनको नंगा किया गया, उन्हें मारा जा रहा है, उनकी बेइज्जती की जा रही, बड़ी ही मतलब दर्दनाक स्थिति में रखी हुई है। और इसलिए हमास को एक आतंकी संगठन घोषित करना, यह उसी का दुर्भाग्य है कि दिखाना चाहते हैं कि हम बराबर रास्ता ले रहे हैं, और नहीं तो एक तो सुनियोजित जो प्रयोजन है बाय अमेरिका एंड इजराइल, वह तो चल ही रहा है। जी, मैं इसे यूएनएससी वाले प्रस्ताव से जोड़कर देखना चाहता हूं सर। अमेरिका ने खूब कोशिश की, इजराइल ने थोड़ी सी हामी भरी, हमास भी तैयार हुआ, लेकिन कुछ चीजों की वजह से जंगबंदी नहीं हो पाई। अब हमास का भी नाम ले दिया गया है इस रिपोर्ट में। ये संयोग तो नहीं है जैसा आप कह रहे हैं?
नहीं, संयोग नहीं। इसराइल इसराइल साफ कह रहा है कि दो चीज पे वो सहमति नहीं है। टू स्टेट नेशन को वो मानने को तैयार नहीं है, इनकी शर्तों पर। इसमें बोलता हूं, लेकिन इससे पहले हमास के बारे में कहते हैं कि जब तक हमास को खत्म नहीं किया जाएगा हम युद्ध बंदी के लिए तैयार नहीं है। और उसी से जुटा हुआ आता है कि जब न्यू पैलेस्टीन स्टेट बनता है तो इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के ही अंदर होगा, चाहे वो पीए के थ्रू हो यानी पैलेस्टीन अथॉरिटी के थ्रू हो, या वो डायरेक्ट करे, या हो सकता है दो चार इनसे जो अच्छे रिलेशन वाले हैं जैसे सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, कतर, यूएई, इनके लोग आके देखभाल करें, लेकिन कंट्रोल हमारे ही रहेगा। जी, एक खबर ये भी चल रही है कि इजराइल ने अब हमास पर अपना स्टैंड बदल दिया है। अब वो ये कह रहा है कि सैन्य तौर पर, प्रशासनिक तौर पर वो हमास को खत्म करना चाहता है। इसके अलावा हमास जिंदा रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके अलावा हमास का जिंदा रहने का क्या मतलब है? हमास एक मूवमेंट है। दुर्भाग्यवश मैं जैसा समझता हूं वह धार्मिक आधार पे है, लेकिन अब पूरे के पूरे स्थिति को देख लें, जो अभी तक मैंने अपने दर्शकों से कहा है, समझाने की कोशिश की है, आपने भी बड़ा इसमें साथ दिया है कि वह यदि हम मजदूरों के लिए, हम वहां के हमास के जो प्रताड़ित जनता है, हमास ने माफ कीजिएगा पैलेस्टीन लैंड के, फिलिस्तीन के जो प्रताड़ित जनता है, उनके लिए हम साथ दें, तो केवल अरब कंट्रीज नहीं पूरे विश्व भर की जनता जो तैयार हो रही है वह धर्म से परे होकर वह इजराइल का जो जियोनिज्म है, अमेरिकी इंपेरियलिज्म का जो है, उसको कमजोर करके खत्म करने की दिशा में बढ़ने का यह एक बड़ा सुनहरा अवसर था, नहीं अभी भी है। जी, जॉर्डन में क्या चल रहा है सर, जहां पर यूएन सेक्रेटरी भी पहुंचे हुए हैं और बयान दे रहे हैं कि जंगबंदी होना बेहद जरूरी है, फिलिस्तीन के हालात बहुत बुरे हैं। जॉर्डन में वो तो पहुंचे, और भी लोग हैं वहां पे, इजिप्ट के भी प्रेसिडेंट हैं, सीसी भी हैं, और मोहम्मद अब्बास भी पहुंचे, पैलेस्टीन अथॉरिटी। इनको अपना भविष्य बड़ा ही सुनहरा नजर आ रहा। 6 दिन की उम्मीद में बैठे पड़े कि पूरे पैलेस्टीन के मतलब वो मालिक बन जाएंगे। और ब्लिंकन तो आपके इजराइल में है ही है, उस पर आप बहुत सवाल उठाते हैं। मेरे पास ये पता नहीं चल पाता है कि उनके बारे में क्या क्या सोचा जाए। वह बिल्कुल अब भांड की मतलब काम कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल के बीच में और अरब कंट्रीज के बीच में कर रहे हैं। तो जहां तक यूएन सेक्रेटरी की बात है, गुटरस ये भी अपना बेचारे, कोई दम तो है नहीं, कोई ताकत है नहीं, ना ही कोई अधिकार बनता है, इनका फोर्स तो बिल्कुल नहीं है। फिर उन्होंने वहां एक अपील की है कि भाई आप सब मिलकर कोशिश करें, और जिनको अपील कर रहे हैं वो लोग ही नहीं चाह रहे कि इस तरह की युद्धबंदी हो जिसके प्रति हमास चाह रहा है, यानी एक स्वतंत्र और सार्वभौम फिलिस्तीन देश। तो उसके लिए नहीं होना, तो इनकी अपील का कोई मायने नहीं, वो खत्म हो चुका है। बाइडेन की अपील का कोई मायने नहीं हो रहा है, इनको कौन पूछता है? जी, ये बहरीन में जो फौजी जुटे हैं अरब देशों के, ये क्या कर रहे हैं सर वहां पे? एग्जैक्टली वही बात दिखाता है जो मैं कह रहा हूं। ये लोग बाइडेन जो तथाकथित रूप से, और ये किसके, देखिए सबसे बड़ी बात है, जो भी इंटेलिजेंस के लोग हैं, और ये लोग बात करेंगे कि हमारी सेनाओं का क्या हालत है, इजराइल की सेनाओं की क्या स्थिति, हमास की कितनी ताकत बढ़ी है, आपको क्या जानकारी है, हिजबुल्लाह का क्या स्थिति, क्या वो लड़ाई करेगा, हुतीस को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, ईरान तो चुपचाप लग रहा है, रूस और चाइना किस तरह से, और नॉर्थ कोरिया किस तरह करना, वगैरह वगैरह बातें करेंगे। लेकिन किसके नेतृत्व में हो रहा है? ये अमेरिका के नेतृत्व में हो रहा है। अमेरिका का सेंटकॉम है, उसके जनरल पहुंचे हुए हैं, सेंट्रल कमांड जो है इस जिसमें पूरे मिडिल ईस्ट के वो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। और इजराइल की जो इक्विवेलेंट जो है, जो चीफ ऑफ सिक्योरिटी है, चीफ ऑफ इंटेलिजेंस है, वो पहुंचा हुआ है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस चीज का ये लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह से पूरी दुनिया को अपने अंगूठे पर या अपने उंगली पर ये लोग नचा रहे हैं, और किस तरह से उसको वो उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, और किस तरह से सऊदी अरब और बाकी देश, जहां तक मिडिल ईस्ट और इस्लामिक जो फोरम है उसका किस तरह से इनके पक्ष में इस्तेमाल हो रहा है, ना कि फिलिस्तीन जनता के पक्ष में हो रहा है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जर्मनी में एक अर्जी अदालत में गई थी, उसको खारिज कर दिया है कोर्ट ने। ये तो खारिज होना ही था। जर्मन का जो लॉबी है, खासकर जो वहां का वॉर इंडस्ट्रीज का जो 30% सामान, ये हो सकता है उससे ज्यादा भी हो, इजराइल को बेच रहा है, वह कैसे वो रोक सकता है? दूसरे जर्मन की कोर्ट यह भी कहती है कि यह तो विदेश का मामला है, सिक्योरिटी का मामला है, लड़ाई का मामला है, हम उसमें क्या कर सकते हैं, और इसलिए उसको उन्होंने लाया ही नहीं उसके पटल पे, उसको बातचीत हो खारिज कर दिया। बांग्लादेश में कोको कोला को लेकर क्यों विवाद हो रहा है सर? ये इंटरेस्टिंग बात है। बांग्लादेश में, बांग्लादेश का बाइन लाज देखें, इसलिए नहीं कि बंगाली वगैरह हैं, बल्कि हम कहें तो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल जो भी था, तो इस स्थिति में वहां की जनता ज्यादा सेक्युलर रही है किसी भी इस्लामिक देश की तुलना में, और वहां की जनता हमेशा इसका पक्ष लेते रही है। और जब से युद्ध शुरू हुआ है,
यहाँ इन लोगों ने कोको कोला का विरोध किया, क्योंकि कोको कोला एक बहुत बड़ा कंपनी है, पूरे वर्ल्ड ओवर में है, जिसका कहना है कि 190 देशों में है और 138 वर्षों से इनके सामान लोग पी रहे हैं। अब इस तरह की कंपनी जैसे ये है, फोर्ड है, 145 देश हैं जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ही टाइम से यूएस के सीक्रेट एजेंसीज जो है उनके माध्यम से ये लोग काम करते हैं, अपना एनजीओ को मदद करते हैं और वहां का सीक्रेट लेते हैं। लेकिन हुआ क्या, एक्चुअली बांग्लादेश में आते हैं। बांग्लादेश में जब बाइकआउट का नारा है और बहुत सारे लोगों ने बाइकआउट करना शुरू किया, इनके बिक्री में 25-30% जब गिर चुका, तब इन लोगों ने एक 60 सेकंड यानी 1 मिनट का एक वीडियो बनाया। वीडियो मैंने नहीं देखा है, लेकिन जो सुना है संक्षिप्त में ये है, उसमें एक कोई अब्दुल नाम का लड़का जाता है, थका हुआ, हरा हुआ है, एक दुकान के पास रुकता है, दुकान में कोका कोला का नाम लिखा, वहां से फैन आना शुरू होता है और जो बेचने वाला कहता है एक कोका कोला दूं, तो अब्दुल कहता है कि नहीं भैया, ये तो उन लोगों के साथ है, जानबूझ के जेल का नाम दिया गया है। तो ये कहते हैं कि नहीं, गलत बात है, यह तो हमारा देश सऊदी अरेबिया में यहां वहां है, फिलिस्तीन में भी एक, फिलिस्तीन लैंड में भी हमारा एक फैक्ट्री है, यह उन लोगों का नहीं है, क्या आपको दूं? तो ये अब्दुल कहता हाँ, तो बड़ी अच्छी बात है, और फिर वो कोका कोला पीता है और वो करता है। इस पर हंगामा शुरू हुआ। फिलिस्तीन लैंड में जहां तक है, यह एक्चुअल फैक्ट्री वेस्ट बैंक में है जो इजराइल के कब्जे में है। देखिए किस तरह की बदमाशी है। इन लोगों ने 5 घंटे के बाद से हटा दिया, उसको फिर से लगा दिया बिना कुछ एक्सप्लेनेशन दिए। इसलिए यह अच्छा कारण है कि बांग्लादेश से नहीं, पूरे विश्व भर में जो लोग करते हैं कोका कोला, फोर्ड वगैरह वगैरह कंपनियों का बहिष्कार करें। मलेशिया वगैरह, इंडोनेशिया में तो हो ही रहा है, जिसकी बात मैंने की थी पहले कभी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन कुछ लोग दिखावे के लिए तो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खाना पीना उनका वही रहता है, 2 मिनट में भूल जाते हैं। जैसे आप देखिए, आज सुबह से नेटफ्लिक्स पर एक कोई वेब सीरीज आ रही है महाराज, तो नेटफ्लिक्स का विरोध शुरू हो गया है, बायकॉट नेटफ्लिक्स शुरू हो गया है। लेकिन क्या वाकई में लोग नेटफ्लिक्स का विरोध कर पाएंगे? बहुत सारे सवाल और भी होते हैं। वक्त का तकाजा है, छोड़े जा रहे हैं आपको ऐसे ही। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।